हेलो बच्चों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 7 साइंस का चैप्टर 7। पाठ का नाम है हवा आंधी और तूफान। ठीक है। आज हम इस पाठ को बहुत ही डीप से पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे इस पाठ के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक एक टॉपिक को देखते हैं ध्यान से। हम क्वेश्चन आंसर लेकर नहीं आए हैं आज, क्योंकि क्वेश्चन आंसर पढ़ने से सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर तक ही नॉलेज होगी। इसलिए मैं आपको नॉलेज को विस्तार से बताने के लिए, इस पाठ के एक-एक क्वेश्चन, एक-एक टॉपिक को बताने के लिए मैंने आज आपके सामने एक बुक ही लेकर आया हूँ, ठीक है? क्योंकि बुक पढ़ने से होगा क्या कि इससे आपको डीप नॉलेज की जानकारी होगी और क्वेश्चन आंसर करा देने से आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर तो होगा क्या कि पढ़ लीजिएगा, फिर कल होकर भूल जाइएगा। लेकिन किताब पढ़ने से क्या होगा कि किताब पढ़ने से आपको एक-एक चीज़ की, एक-एक टॉपिक, एक-एक शब्द की आपको माइंड में क्या होगी, याद रहेगी, ठीक है? तो इसी को देखते हुए मैंने आपके लिए आज मैं किताब ही लेकर आया हूँ, ठीक है? ये क्लास 7 साइंस का चैप्टर है, ठीक है? और चैप्टर 7 है, पाठ का नाम है हवा, आंधी, तूफान, ठीक है? तो आइए पढ़ते हैं। पहला यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है, पहला ही टॉपिक है कि वायु हमारे चारों ओर है, ठीक है? सही बात है, वायु हमारे चारों ओर है, ठीक है? और वायु हर प्राणी के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वायु के बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं, ये सही बात है, ठीक है? तो हमारे चारों ओर क्या है? वायु है, ठीक है? वायु एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है, सही बात है कि वायु एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो हमारे आपके बीच में एक माध्यम है वायु, ठीक है? वायु के माध्यम ही से ही क्या है कि हम जो बोलते हैं वो आप सुन पा रहे हैं। यदि वायु नहीं होती तो हम जो बोलते हैं सो आप नहीं सुनते, ठीक है? तो वायु क्या हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है। गतिशील वायु हवा कहलाती है। देखो बच्चों, गतिशील वायु क्या कहलाती है? हवा कहलाती है। जो वायु तेज चलती है उसको क्या कहते हैं? हवा कहते हैं, ठीक है? बस इतनी सी बात है, यही पढ़ना था इस टॉपिक में। अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है आपके सामने। बच्चों, अगला टॉपिक है यहाँ पर, ये सब क्रियाकलाप दिया उसे, ये सब मुझे पढ़ना नहीं है। अगला टॉपिक है हवा का वेग बढ़ने के साथ वायु का दाब घटता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बना देगा कि हवा का वेग बढ़ने के साथ वायु का दाब क्या होता है? क्या होता है? तो आंसर होगा घटता है। हवा का वेग बढ़ने के साथ वायु का दाब घटता है। बस इतना सा बात याद रखना बच्चों। हवा का वेग बढ़ने के साथ वायु का दाब घटता है, ठीक है? चलते हैं अगला पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है आपके सामने। अगला पॉइंट है बच्चों, एक बॉक्स में दिया हुआ है पर रेड कलर का बॉक्स है, ये भी पढ़ लेते हैं। हवा की वेग बढ़ने के साथ वायु का दाब घटता है, ठीक है? अभी जस्ट पढ़े हैं। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, इतना सा बात याद रखना है आपको। अगला टॉपिक है यहाँ पर, पृथ्वी के धरातल का असमान रूप से गर्म होना। पृथ्वी का धरातल क्यों गर्म रहता है? चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया हो कि भूमध्य रेखा के निकट की वायु सूर्य से अधिकतम ऊष्मा मिलने के कारण गर्म हो जाती है। देखो भाई, भूमध्य रेखा पर जो है ना, वहाँ पर सूर्य से अधिक ऊष्मा मिलने के कारण गर्म हो जाती है। भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक सूर्य की और सबसे अधिक जो है धूप कहाँ पड़ती है? तो भूमध्य रेखा पर, ठीक है? सबसे अधिक गर्मी कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर, ठीक है? तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरण से अनुष्मा जो निकलती है, उससे निकलने से वायु क्या होता है? गर्म हो जाती है, ठीक है? और उसका परिणाम स्वरूप होता क्या है कि वायु ऊपर उठती है। अभी जस्ट पढ़े हैं कि गर्म वायु क्या होता है? ऊपर उठती है। तो भूमध्य रेखा पर होता क्या है कि वायु, सूर्य से अधिकतम ऊष्मा मिलता है वायु को, जिससे क्या होता है? वायु गर्म हो जाती है। और जब वायु गर्म होती है तो क्या होता है? ऊपर उठने लगती है। तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश पट्टी के क्षेत्रों से ठंडी हवा भूमध्य रेखा की ओर चलने लगती है, ठीक है? जब वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है तो होता क्या है कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर जो है 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश जो पट्टी है, वो ठंडी हवा भूमध्य क्षेत्र की ओर क्या होता है? चलने लगती है। इसी प्रकार की स्थिति ध्रुवों और 60 डिग्री अक्षांश के बीच लागू होती है, जहाँ ध्रुवों से ठंडी हवा का प्रवाह गर्म क्षेत्र की ओर होता है, जैसा कि चित्र में दिया हुआ है, ठीक है? ये चित्र में दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं चित्र के माध्यम से। ध्रुव है, कर्क रेखा है, विषुवत रेखा है, मकर रेखा है, ठीक है? दक्षिण ध्रुव है, दिया हुआ है। बस इतनी सी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। अब देखिए, थल और जल का असमान रूप से गर्म होने का कारण क्या है? गर्मियों में अधिकांश समय
मध्य और उत्तर भारत के मैदानी तथा रेगिस्तानी क्षेत्र समुद्री जल की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं। देखो, रेगिस्तान में क्या, वहाँ पर बारिश नहीं होती, वहाँ जब सबसे अधिक धूप होती है, जिसके कारण वहाँ की वायु क्या होती है, गर्म रहती है, ठीक है। अतः हवा समुद्र से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बहती है। समुद्र से आने वाली हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं, ठीक है। समुद्र से आने वाली हवाएं अपने साथ क्या लाती है, जलवाष्प लाती है, जिससे क्या होता है, वर्षा। और इसी को हम क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात था बच्चों। अगला टॉपिक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे अभी आंधी। क्या पढ़ेंगे, आंधी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टॉर्म। आंधी होता क्या है भाई, काफी तेज गति से चलने वाली तीव्र हवा को आंधी कहते हैं, ठीक है। काफी तेज गति से चलने वाली तीव्र हवा को क्या कहते हैं, आंधी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है दूसरा टॉपिक, साइक्लोन, ठीक है। क्या है, साइक्लोन, इसको हिंदी में कहते हैं चक्रवात, ठीक है। अब भाई देखो कि चक्रवात कैसे आता है। देखो, गर्म हवा के ऊपर उठने के साथ वायु दाब कम हो जाते हैं। अभी तुरंत पढ़े हैं कि गर्म हवा ऊपर उठती है, तो जब गर्म हवा ऊपर उठेगी तो वायु दाब क्या होगा, घटेगी। जिसके बीच में क्या होता है, जिससे क्या होता है कि उसके बीच में खाली जगह हो जाती है, ठीक है। तो इसी खाली जगह को भरने के लिए प्रबल वेग की अधिक हवा आने लगती है। और प्रबल वेग की हवा आने से क्या होता है, पुनः वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तथा अधिक तेज हवा चलने लगती है। और इसी तरह का एक चक्र बनने लगता है, जिसको पुनरावृत्ति बार बार होती है। और इसका अंत इस रूप में होता है कि निम्न दाब के चारों ओर कुंडली का वेग बन जाता है, ठीक है। और यही कुंडली जो है ना, यही कुंडली के रूप में घूमती रहती है। इसी स्थिति को चक्रवात कहते हैं। यह स्थिति अक्सर समुद्र के ऊपर उत्पन्न होती है। चक्रवात कहाँ उत्पन्न होती है, समुद्र के ऊपर उत्पन्न होती है, ठीक है। एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि चक्रवात कहाँ उत्पन्न होती है। तो चक्रवात हमेशा जो है ना, समुद्र के ऊपर उत्पन्न होती है, समुद्र के ऊपर उत्पन्न होती है चक्रवात, ठीक है। इतनी सी बात था बच्चों। अब यहाँ पढ़ेंगे हम आंधी और चक्रवात से होने वाले नुकसान के बारे में, ठीक है। देखो भाई, जब चक्रवात या आंधी आती है ना, तो बहुत जान माल की क्षति करता है। जैसे वृक्ष हुआ, आवागमन, रोड, रास्ता, ये सब जो होता है ना, ये क्षतिग्रस्त हो जाती है और जान माल की बहुत क्षति होती है, ठीक है। तो हम इसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, देखो, बचने के लिए क्या करना चाहिए कि चक्रवात आने से पहले सूचना त्वरित संचार माध्यम के द्वारा दी जाए। चक्रवात आने वाले हैं तो इससे पहले सूचना हमको देना है, ठीक है। संचार माध्यम से, जैसे टीवी चैनल हुआ, अखबार हुआ, इस सब के माध्यम से लोगों को सूचित करना है। सूचना को नज़रअंदाज नहीं करना। यदि सूचना आपको मिल जाए तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक दूसरे को सहयोग किया जाना चाहिए उस टाइम में, ठीक है। और विभिन्न संचार माध्यमों से प्रसारित होने वाली सूचनाओं को ध्यान से सुनना है तथा उस पर क्या करना है, अमल करना है। किस टाइम में, चक्रवात के टाइम में, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक एक आ गया है भाई, कि चक्रवात को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तरी अमेरिका में इसे हरिकेन कहते हैं, किसको, चक्रवात को। और पूर्व एशिया में इसे टाइफून कहते हैं, ठीक है, किसको, चक्रवात को। यानी अमेरिका में चक्रवात को हरिकेन कहते हैं और पूर्व एशिया में चक्रवात को टाइफून कहते हैं। बस इतनी सी बात थी बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। यहाँ एक नया शब्द है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। वायुदाब को इंग्लिश में कहते हैं एयर प्रेशर, आंधी को कहते हैं स्टॉर्म, चक्रवात को इंग्लिश में कहते हैं साइक्लोन, झंझावत को इंग्लिश में कहते हैं थंडरस्टॉर्म, पवन वेगमापी को इंग्लिश में कहते हैं इनोमीटर, पवन दिशा सूचक को कहते हैं विंड वाइन, ठीक है। तो इतनी सी बच्चों बात थी। चलिए अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है, हमने अभी क्या क्या सीखा, गतिशील वायु। गतिशील वायु क्या होती है, हवा। गतिशील वायु को क्या कहते हैं, हवा कहते हैं। और वायु गर्म होने पर क्या होती है, फैलती है, ठीक है। वायु गर्म होने पर क्या होती है, फैलती है, और ठंडा होने पर सिकुड़ती है, ठीक है। चलिए अब इसका प्रश्न, किताब का इस प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न उत्तर में है कि पवन दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है। तो देखो भाई, पवन दिशा सूचक का प्रयोग किया जाता है यह वायु का गति जानने के लिए, ठीक है। वायु का गति जानने के लिए पवन दिशा सूचक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इतनी सी बात था। आंधी आने पर क्या करना चाहिए, आंधी आने पर किसी घर के अंदर छुप जाना चाहिए, ठीक है। पवन वेग मापी क्या है, देखो, पवन वेग मापी जो है, यह पवन का वेग मापता है। तो ये क्लास 7 साइंस का चैप्टर 7 था। इस पार्ट का एक एक टॉपिक को आज हम पढ़े हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ताकि ऐसा वीडियो हम हर बार लाएंगे और एक एक टॉपिक को, किताब का एक एक टॉपिक लेकर हम आपके सामने आएंगे, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अभी जाकर।